ये है परस्यूट ऑफ द ट्रूथ नॉवल एक्सप्लेनेशन का नया एपिसोड, जिसमें आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि वो लड़की जिसके पास येलो ड्रैगन था बोलती है, अरे बुढ़े, वो मेरा पर्सनल प्रॉब्लम है। तुम्हें क्या, मैं भागना चाहती हूं तो भागूं? कैसा क्रॉस बॉर्डर स्पिरिट? मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या बोल रहे हो। वो गुस्से से उसकी तरफ घूरती है, जैसे वाकई कुछ नहीं पता। नीचे का येलो ड्रैगन बेचारा मुंह बनाता है। जैसे ही वो अपना सिर झुकाने वाला होता है, बुढ़े की आवाज सर्कल से फिर गूंजती है, छोड़ो, मुझे तुम्हारे झमेले में नहीं पड़ना। वो एबिस बिल्डर किस बारे में कह रही थी तुम? अब आगे। लड़की गुस्से से बोलती है, मैंने कोई एबिस बिल्डर का जिक्र नहीं किया। तुमने मुझे इरिटेट किया। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी। उसके चेहरे पर स्मग एक्सप्रेशन था। वो धुआं के सर्कल में बैठे बुजुर्ग की तरफ एक नजर डालती है, फिर अफसोस वाला चेहरा बनाती है। लड़की बोलती है, बेचारा वो यंग आदमी, उसमें वाकई कमाल का पोटेंशियल है। वो जवान है, उसकी कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटीज हैरान करने वाली हैं। दिल को ड्राइंग बोर्ड और आत्मा को पेन बनाकर दुनिया के बदलाव कॉपी कर लेता है। ये कहकर वो फिर से सर्कल की तरफ देखकर बुजुर्ग का रिएक्शन नापती है। ओल्ड मैन, जो सर्कल में अभी भी धुंधला दिख रहा था, बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता। ना उसके चेहरे पे बदलाव, ना कोई भाव, जैसे उसके लिए ऐसे टैलेंट वाले लोग मिलना कोई बड़ी बात ही ना हो। ओल्ड मैन धीरे से बोलता है, दिल और आत्मा से कॉपी करना इतना खास नहीं। लड़की हंसी दबाते हुए बोलती है, उसने एसेंडेंट स्टेज के बराबर की पावर के साथ सेकंड स्टेप वाले ओपोनेंट से लड़ाई की। एक के बाद एक प्लान्स उसने बिछाए। हारा जरूर, पर उसने सेकंड स्टेप के ओपोनेंट को बिल्कुल बेचारा बना दिया और बच के निकल गया। ओल्ड मैन शांत स्वर में कहता है, लोग जो दिमाग से इतने तेज होते हैं और अपने से ज्यादा पावरफुल के साथ लड़ लेते हैं, रेयर हैं पर बहुत अनकॉमन नहीं। लड़की हल्की मुस्कान के साथ बोलती है, और अगर मैं कहूं कि वो अभी इतना ज्यादा उम्र का भी नहीं, उसने एबिस के साइंस दिखाए और वो टाइम को पीछे मोड़ सकता है। जैसे ही ये लफ्ज निकलते हैं, सर्कल का धुआं अचानक डिस्टॉर्ट होने लगता है। थोड़ी देर बाद बुजुर्ग की आवाज तेज होकर निकलती है, टाइम को पीछे मोड़ता है? लड़की कहती है, हाँ, और उसके पास एबिस बिल्डर की प्रेजेंस भी है। मेरे ऑब्जर्वेशन और जजमेंट के हिसाब से मैं 10 में से 9 बार यकीन हूं कि वो एक एबिस बिल्डर है। वही जाति जो एम्परर ऑफ एबिस के ट्रू वर्ल्ड में एक्सटिंक्ट मानी जाती है। उसका चेहरा स्मग मुस्कान से चमक रहा था। इस बार ओल्ड मैन लंबी देर तक चुप रहता है। उसकी खामोशी तब तक चलती है जब तक उसकी शांत शक्ल के पीछे छुपी हल्की सी एक्साइटमेंट उसकी आवाज में निकल नहीं जाती। ओल्ड मैन पूछता है, तुम श्योर हो वो वाकई एबिस बिल्डर है और उसने एबिस के साइंस दिखाए? लड़की बिना बोले अपना हाथ उठाती है। एक जेड स्लिप उसके हाथ से निकलकर धुआं के सर्कल में तैरने लगता है। स्लिप से तेज रोशनी निकलती है, जिसमें सुमिंग का डीतियन और शेंडोंग के साथ लड़ाई का पूरा दृश्य उभर आता है। ओल्ड मैन कुछ देर देखता है, फिर उसकी आवाज बहुत नीचे से गरजती है, वो कहां है? धुआं डिस्टॉर्ट होने लगता है और धुंधले से नजर आता है कि वो अपने मेडिटेटिव पोज से उठकर खड़ा हो गया है। लड़की ड्रामा करते हुए बोलती है, हाँ, कितना मुश्किल काम था। मैं अपनी फ्यूचर हैप्पीनेस कुर्बान करके एम्परर ऑफ एबिस ट्रू वर्ल्ड के फ्यूचर के लिए तुम्हारे साइन को ढूंढने आई। क्या ये आसान काम था? मुझे तो लोगों ने गलत समझा भी। फिर वो हल्की सी नकली खांसी करती है, छोड़ो, मुझे ये सब भूलना पड़ेगा। बस मुझे 10 एबिस पियर्सर सोर्ड्स, 100 डार्क एबिस कोर्स, 300 स्पिरिट डिसइंटीग्रेशन पिल्स और एबिस लेक में अभिषेक सेरेमोनी का चांस दे दो, तब मैं बताऊंगी। ओल्ड मैन गुस्से और मजबूरी से बोलता है, तुम छोटी सी, ठीक है, ये सब मिलेगा। अब बताओ वो लड़का कहां है? यह सुनकर लड़की के होठों पे चमक आती है। वो एक और जेड स्लिप निकालकर सर्कल में फेंक देती है। हवा में रिपल्स फैलते हैं और सब कुछ गायब हो जाता है। एम्परर ऑफ एबिस ट्रू वर्ल्ड, विशाल गैलेक्सी के बीच एक काला तैरता हुआ कॉन्टिनेंट है। उसका अंत दिखाई नहीं देता। जमीन वीरान है, कहीं जिंदगी का असर नहीं। कॉन्टिनेंट के बीच एक उदासी भरी पुरानी बस्ती है। उसके विशाल खोखले मैदान में एक घर है। उस घर का दरवाजा धीरे से खुलता है और एक सफेद लंबे रोब्स वाला बुजुर्ग बाहर निकलता है। उसका पूरा शरीर धुंधला है, पर उसकी आंखों में उम्मीद की चमक साफ दिख रही है। वो कहता है, वो वाकई एबिस बिल्डर है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इस दुनिया में अभी भी कोई एबिस बिल्डर है। सिर्फ दिक्कत यह है कि वो ट्रू मॉर्निंग डाउ वर्ल्ड में है, पर चाहे वो यिन डेथ रीजन में हो, मैं फिर भी जाऊंगा और देखूंगा कि वो असली है या नहीं।
यह कहकर वो एक कदम आगे बढ़ता है। उसका शरीर अंधेरे में घुल जाता है और वो गायब हो जाता है। एम्परर ऑफ एबिसिस ट्रू वर्ल्ड के दूसरे हिस्से में एक काले सितारों की नदी है। उसकी सीमा नापना मुश्किल है, पर वो इतनी तेज चमक रही है कि दूर से भी दिखाई देती है। हजारों कल्टीवेटर्स उस सितारों की नदी में घूम रहे हैं। नदी के गहरे हिस्से में एक लेक है जिसके बीच एक आइलैंड है। आइलैंड पर एक औरत बैठी है। उसने काला वेल पहना है और उसकी आंखों में तारे चमक रहे हैं। तभी उसके सामने एक फ्लोटिंग वॉर्टेक्स उभर आता है जिसमें वही शरारती लड़की और उसका येलो ड्रैगन दिखते हैं। लड़की बोलती है, बिग सिस्टर फू शुई, 100 एप वाट वृक्षा कोर्स, 500 स्टेला विया लक्टिया पॉइंट्स, और तुम्हें मेरी एम्परर ऑफ एबिस के चौथे बेटे से शादी तोड़नी होगी। तब मैं तुम्हें बताऊंगी वो एबिस बिल्डर कहां है। तुम पहली हो जिसे बता रही हूं। अगर मना किया तो मैं सीधा ओल्ड मैन मिंग को बता दूंगी। वेल्ड औरत के चेहरे पर गुस्सा आता है। वो लड़की को घूरती है, पर उसकी आंखों में प्यार भरी नरम सी चमक छुप नहीं पाती। जब वॉर्टेक्स गायब होता है, वो खुद से बोलती है, ये दुनिया में अभी भी एक एबिस बिल्डर है, लास्ट एबिस बिल्डर। रो लियोनिस डिजास्टर में 10,000 साल पहले खत्म हो गए थे। ये नाम लेते ही उसके चेहरे पर एक पल के लिए डर की छाप दिखाई देती है। वो धीरे से बोलती है, कहा जाता है कि एम्परर ऑफ एबिसिस ट्रू वर्ल्ड खुद इसी जाति ने बनाया था। अगर वो वाकई एबिस बिल्डर है तो ये हमारे लिए एक महान वरदान होगा। ये कहकर वो उठती है। उसकी आंखों में सितारे और तेज चमकने लगते हैं। एक कदम में वो हवा में गायब हो जाती है। सुबह के वक्त जब रोशनी धरती पर फैल रही थी, सू मिंग हिडन ड्रैगन सेक्ट की ब्रांच की तरफ एक छाया की तरह तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। उसके हाथ में एक जेड स्लिप था जो गू युएन हाई के स्टोरेज बैग से मिला था। उस स्लिप में 1000 रिवर वैली के नीचे छुपी एक ट्रेजर केव का जिक्र था, जहां वो सब चीजें रखी गई थीं जो अचानक हुई तबाही में नहीं ले जा पाए थे। सू मिंग चुपचाप आगे बढ़ रहा था। उसके कानों में कभी कभी हिडन ड्रैगन सेक्ट के लोगों की चीखें गूंजती थीं जो इविल स्पिरिट सेक्ट के पिलेजिंग के दौरान मर रहे थे। ये सब अपनी छुपने की जगह पकड़े जा रहे थे और निर्दयी तरीके से मारे जा रहे थे। सू मिंग का चेहरा शांत था। वो कोई सेंट बनकर इस खून खराबे को रोकने नहीं जा रहा था। ये इमॉर्टल्स की जंग थी जो उससे कोई लेना देना नहीं रखती थी। जब वो 1000 रिवर वैली के नीचे हिडन ड्रैगन सेक्ट के हैंगिंग ब्रिज के तले पहुंचा, उसने रुककर जेड स्लिप देखी, डिवाइन सेंस फैलाया और फिर कैनियन के अंदर घुस गया। थोड़ी देर में उसकी नजर एक मॉस से ढकी पुरानी पहाड़ी दीवार पर टिकती है। न स्पिरिचुअल ऑरा, न कट होने का कोई निशान, सिर्फ एक प्राचीन सुगंध। उसकी आंखों में हल्की सी चमक आती है। वो अपना हाथ उठाता है और सील बनाता है। तभी ऊपर से तेज चीखने जैसी हवा की आवाज आती है, पर वो बिना देखे सील को पहाड़ी पर मार देता है। पहाड़ी का हिस्सा जोर से रंबलिंग करता है। जैसे ही मॉस गायब होता है, एक सील्ड केव अबोर्ड सामने आ जाता है। दरवाजे पर एक नॉच था जो जेड स्लिप के लिए परफेक्ट फिट था। सू मिंग बिना हिचकिचाए स्लिप को इंसर्ट करता है। माउंटेन डोर गजब की गरज के साथ धीरे धीरे खुलने लगता है। तभी ऊपर से आवाज आती है, हवा को चीरते हुए, बॉय, कहां है वो ट्रेजर ट्रोव? अगर झूठ बोला तो तेरी स्पिरिट को हेवनली ट्रेजर स्ट्रीमर में प्राइमरी स्पिरिट बनाऊंगा। तेरी मौत को दर्द और नफरत से भर दूंगा। यह आवाज सू मिंग को पहचान में आती है। वो पतला इनर सेक्ट डिसाइपल जो पहले एन्चेंटेड वेसल पर उसे ब्लड सैक्रिफाइस बनाने वाला था। सू मिंग बिना रिएक्ट किए केव अबोर्ड में चला जाता है। जैसे ही वो अंदर जाता है, फॉग टर्न होती है और 3 आर्क्स नीचे गिरते हैं। आगे वो पतला डिसाइपल है, पीछे 2 और लोग जिनकी आंखें लाल और लालच से भरी हैं। उनमें से एक के हाथ में एक कांपता हुआ हिडन ड्रैगन सेक्ट का डिसाइपल था। पतला डिसाइपल केव देखकर हंसी में फूट पड़ता है। वो कहता है, एक आउटर सेक्ट का छोटा सा कीड़ा हमारे माल को चुराने आया। लकी है तू। मेरा ब्लड सैक्रिफाइस रेडी है, हट जा मेरे रास्ते से। वो सू मिंग की तरफ चार्ज करता है। उसके लिए ये एक कीड़े से ज्यादा कुछ नहीं। पीछे के 2 लोग भी तेज रफ्तार से पीछा लगते हैं। उनका बंधा हुआ लड़का सू मिंग और जेड स्लिप को देखकर आंखें फाड़ लेता है। उसके प्यूपिल सिकुड़ जाते हैं। वो सू मिंग की तरफ एक अलग सी नजर से देखता है। पतला डिसाइपल चिल्लाता है, क्या हुआ? हिलता नहीं? आउटर सेक्ट के छोटे सी कीड़े, मरने का शौकर है तो मैं पूरी तरह से तेरी इच्छा पूरी करूंगा। वो हाथ उठाता है सू मिंग को मारने के लिए, पर जैसे ही उसकी नजर सू मिंग की आंखों में जाती है, वो जम जाता है। वो आंखें इतनी शांत, इतनी ठंडी, जैसे पूरा वर्ल्ड खत्म भी हो जाए वो नहीं हिलेंगी।
उस शांत निगाहें को देखते ही उसका दिल अपने आप कांप उठता है। उसने पहली बार सुमिंग से ऐसी खौफनाक ऑरा महसूस की, खासकर उसकी ठंडी बेपरवाह आंखों से। जैसे ही उन आंखों से उसकी नजर मिली, उसको ऐसा लगा जैसे दो तेज तलवारें उसकी आंखों के रास्ते अंदर घुस गई हों, उसके दिमाग को चीरकर दिल तक चली गई हों। फिर वो तलवारें उसके अंदर हजारों बिजली के फ्लैशेस बन गईं, जो उसके शरीर के अंदर जोर जोर से गरजने लगीं। वो बिजली की गरज उसका दिल तोड़ देती है, उसकी सोल को चीर देती है। उसका सांस तेज हो जाता है, आंखें फैल जाती हैं, और जब वो सुमिंग से सिर्फ 5 फीट दूर होता है, तभी वो अचानक खून का एक बड़ा सा गोला खांस देता है। उसका शर्ट लाल हो जाता है, पूरा शरीर कांपने लगता है, और तुरंत उसकी स्किन पर हजारों लहू से भरी दरारें उभर आती हैं। वो दरारें पूरी बॉडी में फैल जाती हैं, और उसको ऐसा महसूस होता है जैसे कोई दिखाई न देने वाला पहाड़ उसके ऊपर गिर रहा हो, उसको कुचल देने के लिए, जैसे उसकी पूरी दुनिया उस वक्त बिखर गई हो। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, इतना कि लगता है अब छाती को चीर देगा। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ जाता है, और तब एक जोर की बैंग के साथ उसका दिल फट जाता है। वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाता। उसी पल उसके सारे ऑर्गन्स भी कुचल जाते हैं। उसका शरीर एक खून और गोश्त का ढेर बनकर 5 फीट दूर ही सुमिंग के सामने फट जाता है। सारे टुकड़े जमीन पर गिरते हैं। खून चारों तरफ बिखर जाता है, पर एक बूंद भी सुमिंग के शरीर को नहीं छूती, जैसे वो पतला डिसाइपल मरने के बाद भी सुमिंग के पास नहीं जाना चाहता हो। सुमिंग ने कोई स्पेल या डिवाइन एबिलिटी इस्तेमाल नहीं की थी। उसने तो हाथ भी नहीं उठाया। उसने बस अपने खुद के कल्टीवेशन से बनी हुई माइट का प्रेशर डाला था। उसका पावर अब इतना ज्यादा था कि वो लगभग फिजिकल फॉर्म ले रहा था। उस पतले डिसाइपल के साथ आए हुए 2 फेलो सेक्ट मेंबर्स वहीं जम गए। उनकी समझ ही नहीं आ रहा था क्या हुआ। जो बंदा हिडन ड्रैगन सेक्ट के यंग मैन को नहीं पकड़े हुआ था, उसका चेहरा सफेद पड़ गया और वो बिना सोचे पीछे हट गया। एक लंबी आर्क बनाता हुआ वो तुरंत वहां से भाग गया। उसका पूरा शरीर डर से भर गया था। उसके दिल की धड़कन हिल गई थी। सिर्फ शॉक और फियर बचा था। उसके दिमाग में बस एक ही सोच थी, बस जितना दूर भाग सकता हूं भाग जाऊं, कुछ और सोचने का वक्त नहीं है। पर तभी एक लाल चमक उसके पास से गुजरी। उसकी आंखों में कंफ्यूजन था, और जैसे ही वो नीचे देखने लगता है, उसका सिर उसके शरीर से अलग हो जाता है। सिर नीचे घाटी में गिरता है और उसका शरीर भी कांप कर नीचे गिर जाता है। उसका स्टोरेज बैग उसकी लाश से निकलकर लाल रोशनी में उड़ता है और सीधा सुमिंग के पास आकर रुकता है। वो रोशनी फिर दिखाती है कि वो एक छोटा सा सांप है। वो सांप ज्यादा चोट से रिकवर हो चुका था, थोड़ा कमजोर लग रहा था, पर उसका शरीर पूरा था। सुमिंग सांप का सिर सहलाते हुए कहता है, कब तक छुपे रहोगे? सांप उसके हाथ को एंजॉय करता है और उसके बाजू पर लिपट लेता है। सुमिंग का सवाल सांप के लिए नहीं था। वहां 2 और लोग थे, एक इविल स्पिरिट सेक्ट का डिसाइपल और एक हिडन ड्रैगन सेक्ट का यंग मैन जो उसके हाथ में था। जैसे ही सुमिंग ने यह बोला, इविल स्पिरिट सेक्ट डिसाइपल का दिल जोर से कांप गया। उसने नीचे देखा उस हिडन ड्रैगन सेक्ट वाले की आंखों में, और उसको एक ठंडी मारने वाली चमक दिखी। यह उसके जिंदगी का आखिरी नजारा था। अगले पल वो यंग मैन अपना हाथ बिजली की तरह चलाता है और इविल स्पिरिट सेक्ट डिसाइपल की गर्दन से खून फूट पड़ता है। उसका शरीर टुकड़े टुकड़े होकर घाटी में गिर जाता है। वो हिडन ड्रैगन सेक्ट का यंग मैन हवा में तैरता है। फिर एक शांत पर टेंशन भरे चेहरे के साथ वो सुमिंग को रिस्पेक्ट दिखाते हुए अपने हाथ जोड़कर कहता है, मैं सनशान हिडन ड्रैगन सेक्ट से हूं। प्रणाम सीनियर, अगर आपको यह केव अबोर्ड खोलना आता है और जेड स्लिप भी है तो मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। सनशान का दिल उस वक्त तेज धड़क रहा था। उसको सुमिंग की कल्टीवेशन समझ नहीं आ रही थी, पर अगर वो बस अपने प्रेशर से उस पतले बंधे का शरीर फाड़ सकता है बिना एक भी अटैक किए, तो कम से कम वो सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज का होगा, और शायद एसेंडेंट स्टेज में भी हो सकता है। जैसे ही सनशान 8 कदम पीछे हटता है, सुमिंग उसको एक सीधी सी नजर डालता है। बस एक नजर से ही सनशान के पैर जम जाते हैं। वो जबरदस्ती मुस्कान देता है, पर सुमिंग हाथ उठाता है और उसकी तरफ हिला देता है। तुरंत हवा का एक बड़ा झोंका कहीं से आता है और सनशान को घेर लेता है। सनशान पहले बचने की सोचता है, पर फिर चुप हो जाता है और हवा को उसको उठा ले जाने देता है। वो व्हर्लविंड उसको लेकर सुमिंग के पास से निकलती है और केव अबोर्ड के अंदर घुस जाती है। सनशान को अंदर ले जाकर पहाड़ की दीवार पर चिपका देती है, जैसे उसको वहां सील कर दिया हो। सुमिंग शांत रहता है। अगर सनशान ने रेजिस्ट किया होता तो वो मर जाता, पर क्योंकि उसने रेजिस्ट नहीं किया, सुमिंग उसको नहीं मारता।
सुमिंग बिना वजह लोगों को नहीं मारता। उसने उसको सील कर दिया और फिर केव अबोर्ड के अंदर चला गया। जैसे ही वो अंदर गया, उसने अपना हाथ हिलाकर जेड स्लिप को दूर से खींच लिया जो स्टोन डोर में लगा हुआ था। डोर जोर की आवाज के साथ बंद हो गया। बाहर से देखो तो लगता है जैसे यहां कभी कुछ हुआ ही नहीं। अंदर केव अबोर्ड ज्यादा बड़ा नहीं था। बीच में एक हॉल था और उसके आसपास 8 चेंबर्स। हर चेंबर एक स्टोन डोर से बंद था और हर डोर पर एक अलग रूनिक सिंबल चमक रहा था। वो रूनिक सिंबल्स अलग अलग डार्क लाइट में चमक रहे थे और हर एक अलग मतलब रखता था। सुमिंग उनको देखता है और महसूस करता है कि हर एक में एक खास पावर है। हॉल बिल्कुल शांत था। सिर्फ सनशन हवा के बंधन में दीवार पर चिपका हुआ सुमिंग को घबराहट से देख रहा था। उसका दिल तेज धड़क रहा था, पसीना उसके माथे पर आ गया था। वो खुद को शुक्रिया बोल रहा था कि उसने रेजिस्ट नहीं किया। उसकी कल्टीवेशन सुमिंग के सामने कुछ भी नहीं थी। सनशन सोचता है, अगर मैंने कुछ किया होता तो वो मुझे चींटी की तरह कुचल देता। ये बंदा बस मुझे बाहर ट्रबल क्रिएट करने से रोकना चाहता है, इसलिए जिंदा छोड़ा है। फिर वो अपने दिमाग में डर से सोचता है, या फिर शायद वो मुझे किसी और वजह से जिंदा रखा है। उसका दिल दोबारा जोर से धड़कने लगता है और वो अपना शरीर चेक करने लगता है, पर सुमिंग उसकी परवाह नहीं करता। उसका ध्यान पहले चेंबर के स्टोन डोर पर लगता है। उस रूनिक सिंबल को देखते ही उसके दिल में हवा की एक तेज लहराहट उठती है। उसको अपने आसपास एक व्हर्लविंड दिखाई देता है। सुमिंग को हवा सबसे ज्यादा समझती क्योंकि वो विंड बर्जर्कर का साइन था। वो महसूस करता है कि सिर्फ एक रूनिक सिंबल से ही ये हवा का पावर आ गया। फिर वो दूसरे स्टोन डोर की तरफ देखता है और उसके आसपास नमी और बारिश की खुशबू फैल जाती है। बारिश के बूंदें उसके शरीर पर गिरती है। तीसरे चेंबर पर वो बिजली की गरज सुनता है। चौथे पर चमकती हुई लाइटनिंग देखकर उसका चेहरा गहरा हो जाता है। सुमिंग धीरे से बोलता है, विंड, रेन, थंडर, लाइटनिंग। फिर वो राइट साइड के चेंबर्स को देखता है। उसको बसंत की जिंदगी, गर्मी की तापन, ऑटम का सूखापन और विंटर की बर्फ और मौत का एहसास होता है। वो धीरे से बोलता है, स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर। सुमिंग की आंखों में रोशनी चमकने लगती है। वो सोचता है, इन चेंबर्स के अंदर क्या है? वो बात की बात है। सिर्फ ये रूनिक सिंबल्स ही खुद में एक ट्रेजर हैं। अगर मैं इन 8 सिंबल्स को अपने दिमाग में समेट लूं तो इसका मतलब होगा कि मैंने हवा, बारिश, थंडर, लाइटनिंग और स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर की ताकत को मास्टर कर लिया। सुमिंग अपने हाथ देखता है और मुस्कुराता है। फिर वो पहले चेंबर के स्टोन डोर के सामने क्रॉस लेगेड बैठ जाता है। उसकी आंखें चमकती हैं और वो उस रूनिक सिंबल को ध्यान से कॉपी करना शुरू करता है। सनशाइन सुमिंग को शॉक में देख रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल स्टन्ड था, दिल में सिर्फ सरप्राइज। हिडन ड्रैगन सेक्ट का डिसाइपल होने के नाते वो नेचुरली उन 8 स्टोन डोर्स के सील्स को जानता था। जैसे ही उसने देखा कि सुमिंग पहले स्टोन डोर के सामने क्रॉस लेगेड बैठा है और विंड रूनिक सिंबल को समझने की कोशिश कर रहा है, उसके चेहरे पर डिसबिलीफ आ गया। वो अपने मन में ठंडी हंसी के साथ सोचता है, ये बंदा पावरफुल तो है पर अपने आप को ज्यादा ही समझ रहा है। हिडन ड्रैगन सेक्ट के रूनिक सिंबल्स को समझने की कोशिश, पुराने जमाने में भी सिर्फ कुछ लोग ही कर पाए हैं। इसके लिए तो यह बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। पर सनशन ये सब अपने चेहरे पर नहीं दिखाता। वक्त धीरे धीरे गुजरता है। आसमान में रोशनी फैलती है। सुबह होने पर बारिश गिरने लगती है जो 1000 रिवर वैली में बिखरे खून को धोती है। केव के बाहर बिजली गरजती है और उसी वक्त सुमिंग की आंखों में हल्की सी चमक आती है। वो पहले चेंबर को घूरता रहता है, फिर एक पल में वो अपना लेफ्ट हैंड उठाता है और इंडेक्स फिंगर से हवा में एक रूनिक सिंबल ड्रॉ करता है। वो सिंबल बिल्कुल वही होता है जो स्टोन डोर पर बना था, विंड सील। सुमिंग को हवा का सबसे ज्यादा ज्ञान था, इसीलिए उसने ये सील सबसे फर्स्ट समझ ली। जैसे ही सिंबल लिखा गया, उसके लेफ्ट इंडेक्स फिंगर के टिप पर वही रूनिक मार्क चमकने लगता है। जोर की गड़गड़ की आवाज होती है और पहला डोर धीरे से खुल जाता है। अंदर एक चेंबर नजर आता है, पर वो बिल्कुल खाली था। सुमिंग का चेहरा शांत रहता है। उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि चेंबर में कोई ट्रेजर है या नहीं, क्योंकि उसने अपना असली रिवॉर्ड यहां पा लिया था, ये 8 रूनिक सिंबल्स। गु युएन हाई को कभी उम्मीद नहीं थी कि ये होगा। उसने सोचा था कि सुमिंग उसके परस्यूअर्स को रोकने के लिए बस एक शील्ड बनेगा, ताकि वो अपने स्टोरेज बैग की चीजें देकर और जेड स्लिप, जो केव अबोर्ड खोलता है, छोड़कर निकल सके। जेड स्लिप आमतौर पर बहुत वैल्यूएबल थी, क्योंकि सिर्फ उसी से ये केव अबोर्ड खुलता था जहां हिडन ड्रैगन सेक्ट की पुरानी सारी जमा चीजें रखी थीं। पर उस वक्त जेड स्लिप उसके किसी काम की नहीं थी,
क्योंकि केव अबोर्ड खुद खाली था। सारी चीजें पहले ही छुपाई जा चुकी थीं। उसने कभी नहीं सोचा था कि इन 8 स्टोन डोर्स पर बने रूनिक सील्स ही सूमिंग के लिए सबसे बड़ा ट्रेजर बन जाएंगे। ये 8 रूनिक सिंबल्स हिडन ड्रैगन सेक्ट की असली विरासत थे। कहते हैं कि अगर कोई इंसान उनको समझने की क्षमता रखता है तो वो दुनिया के नेचुरल बदलावों को समझ सकता है, क्योंकि ये सिंबल्स उनके एंसेस्टर ने बनाए थे। हजारों सालों में सिर्फ कुछ लोग ही इन रूनिक सिंबल से कुछ सीख पाए हैं। बाकी सब लोग कुछ महसूस नहीं कर पाते और उनकी गिनती ही नहीं की जा सकती। इसीलिए गु युएनहाई ने उन्हें इग्नोर कर दिया और चेंबर्स के ट्रेजर को ही असली दौलत समझा। पर अगर उसने देखा होता कि सूमिंग क्या कर रहा है तो वो शॉक हो जाता। सूमिंग एक सीधी सी नजर खाली चेंबर पर डालता है, फिर उठकर सेकंड चेंबर की तरफ चला जाता है। अब वो पूरा फोकस दूसरे रूनिक सिंबल रेन सील पर लगाता है। सूमिंग अपने ध्यान में इतना डूबा था कि उसने सनशाइन का रिएक्शन नहीं देखा। सनशाइन की आंखें फैल गई थीं, उसका दिल तेज धड़क रहा था। उसने देखा कि सूमिंग के लेफ्ट इंडेक्स फिंगर पर विंड सिंबल चमक रहा है। वो शौक में सोचता है, सिर्फ 4 घंटे में उसने विंड सिंबल समझ लिया। ये सिंबल्स चाहे ओरिजिनल ना हो, बस कॉपीज हो, पर फिर भी 4 घंटे में समझना, ये तो। वो तेज सांस लेता है और काफी देर बाद ही अपने होश में आता है। जब उसने देखा कि सूमिंग बिना रुके डायरेक्टली रेन सील पर ध्यान लगा रहा है, सनशाइन की घबराहट और बढ़ गई। इस बार वो अपने सेफ्टी के लिए नहीं बल्कि सूमिंग के टेरिफाइंग टैलेंट के लिए डर रहा था। 12 घंटे बाद जब बाहर फिर रात हो गई, सूमिंग अपने राइट मिडिल फिंगर से रेन सिंबल ड्रॉ करता है। उस फिंगर पर भी वही मार्क चमकने लगता है। दूसरा चेंबर जोर की गड़गड़ के साथ खुल जाता है। सूमिंग बिना देखे अगले चेंबर की तरफ चला जाता है, थंडर सील। सनशाइन का चेहरा बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। जैसे ही तीसरा और चौथा चेंबर लाइटनिंग सील भी खुल जाता है, उसकी आंखों में फिर डर भर जाता है। वो सोचता है, ये बंदा है कौन? इतना कॉम्प्रिहेंशन स्किल कहां से आया? अगर हिडन ड्रैगन सेक्ट को यह पता चले तो पूरा सेक्ट हिल जाएगा। शायद बाकी इमॉर्टल सेक्ट्स भी शॉक हो जाए। 2 दिन बाद सूमिंग अपने लेफ्ट लिटिल फिंगर पर लाइटनिंग सील ड्रॉ करता है। अब उसके लेफ्ट हैंड की 4 उंगलियों पर विंड, रेन, थंडर और लाइटनिंग के सिंबल्स चमक रहे होते हैं। उसके दिल में एक महसूस होता है कि अब उसका लेफ्ट हैंड इन 4 एलिमेंट्स पर थोड़ा कंट्रोल कर रहा है। चाहे वो कंट्रोल अभी छोटा है, पर वो उसके अंदर एक बीज की तरह लग गया है। सनशाइन तब तक सब कुछ देख देख कर नम हो गया था। उसके लिए सूमिंग एक ऐसा मॉन्स्टर लग रहा था जो पावर, अपीयरेंस और दिमाग सब में उससे बहुत आगे था। उसको लगता है कि सूमिंग ने उसके आसपास जो सील लगाई है वो भी शायद सिंपल नहीं है। उसके पीछे कुछ और प्लान हो सकता है। एक गलती और उसका काम तमाम। वो अपने दिल को तसल्ली देने के लिए सोचता है, या तो ये ओल्ड मॉन्स्टर हजारों साल से कल्टीवेशन कर रहा है, या फिर ये किसी सेक्ट का बड़ा प्रोडिजी है। मैं उन प्रोडिजीज से कम हूं, पर जो अचीवमेंट्स मैंने पाई हैं वो इतनी भी बुरी नहीं। सूमिंग अब राइट साइड के 4 सीजनल सील्स स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर पर ध्यान लगाने से पहले रेस्ट करता है। थोड़ी देर बाद वो पहले चेंबर स्प्रिंग सील पर ध्यान लगाता है। वो धीरे से बोलता है, स्प्रिंग मतलब जिंदगी की भरमार। ये वो सीजन है जब सब कुछ नींद से जागता है। पर दिनों तक फोकस करने के बाद भी वो उस सिंबल में पूरी तरह घुस नहीं पाता। उसकी आंखें थकावट से लाल हो जाती हैं, पर वो अपना ध्यान नहीं तोड़ता। बाहर 1000 रिवर वैली में इविल स्पिरिट सेक्ट और दूसरे इविल सेक्ट्स ने अपना कैंप बना लिया था। पर सूमिंग के केव अबोर्ड में सब कुछ शांत था। सिर्फ उसकी हल्की सांस और उसकी आंखों का लालपन दिख रहा था। सनशाइन को थोड़ा सुकून मिलता है कि कम से कम ये मॉन्स्टर सब कुछ इतना इजीली समझ नहीं पा रहा। वो अपने मन में सोचता है, इन सिंबल्स को समझना इतना आसान नहीं। चाहे ये कॉपीज हों, पर ये हिडन ड्रैगन सेक्ट का असली ट्रेजर है। शायद इस बार ये फेल हो जाए। 3 दिन और बीत जाते हैं। सूमिंग का चेहरा थकावट से भरा है, आंखें और लाल हो गई हैं। कितना भी ट्राई करे, वो स्प्रिंग सील की लाइफ फोर्स को फील नहीं कर पाता, जैसे वो उसके लिए पराया हो। तब उसके दिमाग में एक मेमोरी फ्लैश होती है यिन डेथ रीजन की। जब वो पुरानी ब्रॉन्ज सोर्ड पर खड़ा था और उसका शरीर जल्दी बूढ़ा होकर मिट रहा था, जब उसका खून फांग कैंग लैंड की उंगली पर डेथ ऑरा बनकर खत्म हो गया था। वो अपने आप से सोचता है, स्प्रिंग जिंदगी की शुरुआत है, समर जिंदगी का पीक, ऑटम जिंदगी का गिरना और डेथ की शुरुआत, और विंटर सब चीजों का ठंडा मौत का सामान। उसकी आंखें अचानक चमक उठती हैं। वो स्प्रिंग सील से नजर हटाकर 4th सील विंटर सील को देखता है।
वो सोचता है यिन डेथ रीजन में उस स्पिरिट ने कहा था कि मैं मर चुका हूं। शायद वो सच था। अगर मैं डेड हूं तो नेचुरली मैं स्प्रिंग की लाइफ फोर्स महसूस नहीं कर पाऊंगा, पर विंटर की लाइफलेस स्टेट को समझ सकता हूं। मैं सीजन का फ्लो उल्टा करूंगा, विंटर से ऑटम, फिर समर और फिर स्प्रिंग, और इस रास्ते से मैं मौत से वापस जिंदगी की तरफ लौटूंगा। सूमिंग के चेहरे पर रोशनी चमकती है। इतने सालों से वो बस बिना रास्ते के चल रहा था, पर अब हिडन ड्रैगन सेक्ट के केव अबोर्ड में उसको अपना रास्ता मिल गया। एक ऐसा रास्ता जो दुनिया को उलट देता है, एक रास्ता जो लाइफ और डेथ के चक्कर को विंटर से शुरू करके स्प्रिंग तक ले जाता है। उसके दिल में क्लैरिटी आ जाती है और बिना वक्त गंवाए वो अपने राइट लिटिल फिंगर से विंटर सील ड्रॉ करता है। जोर की गड़गड़ की आवाज होती है और विंटर सील वाला डोर खुल जाता है। जाने से पहले मेरी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात सुन लीजिए, वरना आप बहुत ही जरूरी बात मिस कर जाएंगे। सबसे पहले मैं उन भाइयों से कहना चाहूंगा जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। अब आते हैं इंपॉर्टेंट बात पर। अगर आप सभी चाहते हैं कि ऐसे हो और भी एपिसोड आपको रोज देखने मिलते रहे, तो इसके लिए आपको हमें सपोर्ट करना होगा। मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा है, मुझे आपका बस 5 मिनट का टाइम चाहिए। उस टाइम का इस्तेमाल करके हमारे चैनल के अलावा जिन चैनल पर आप डोंगहो एक्सप्लेनेशन या चाइनीज नोबेल एक्सप्लेनेशन सुनते हो, जैसे बैटल थ्रू द हेवंस, रेनेगेड इमॉर्टल, अ विल एंटनल, स्वॉलोड स्टार और भी बाकी डोंगुआस, तो उनके चैनल के कमेंट सेक्शन में जाके 5 लोगों को कमेंट करके मेरे चैनल के बारे में बता दो, जिसकी वजह से अगर कोई इंटरेस्टेड होगा तो वो हमारे चैनल पर विजिट करेगा, और अगर हमारे वीडियो उन लोगों को पसंद आता है तो वे भी हमारी YouTube फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे, जिससे मुझे और मेरे इस छोटे से चैनल को सपोर्ट मिल सकेगा, जिसकी वजह से चैनल पर फ्यूचर में आगे के एपिसोड आते रहेंगे। अगर नहीं तो एपिसोड आना बंद हो सकता है और मुझे ये चैनल मजबूरन बस छोड़ना पड़ेगा।